नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम प्राचीन यूनान के महान दार्शनिकों की जीवनी और उनके दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राचीन यूनान के दार्शनिक अलग अलग विषयों के ऊपर क्या दृष्टिकोण रखते थे, क्या उनका नजरिया था चीजों को देखने का। और ये विषय कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का सूत्र, ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा के बारे में क्या सोचते थे, तर्क के बारे में क्या सोचते थे, एथिक्स यानी नैतिकता के बारे में क्या सोचते थे, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार के बारे में क्या सोचते थे, कॉस्मोलॉजी के बारे में क्या सोचते थे, ये ब्रह्मांड कैसे बना, जगत के नियम क्या हैं, उनके बारे में क्या सोचते थे। इन तमाम विषयों के ऊपर उनकी अपनी अपनी ओपिनियन थी और अपने अपने स्पेसिफिक आइडियाज थे जिनको हमने पढ़ा भी है और अभी कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पार्मेनिडीज की बायोग्राफी एंड उनकी फिलोसॉफी के बारे में। पार्मेनिडीज को द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा टाइटल है दोस्तों, क्योंकि मेटाफिजिक्स जिसे हिंदी में तत्व मीमांसा कहा जाता है, ये फिलोसॉफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है जिसमें हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो कि हमारे सेंसेस से परे हैं, हमारी इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं और विज्ञान ने भी उन चीजों को अभी तक पूरी तरह से खंगाला नहीं है और विज्ञान भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं, जैसे आत्मा, भगवान, फ्री विल कि हम सभी चीजें अपनी मर्जी से करते हैं या हमें कोई करवाता है, या ये जो यूनिवर्स है उसका एग्जिस्टेंस कैसे अस्तित्व में आया, ये रियल भी है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं, इनके ऊपर जो फिलोसॉफिकल आइडियाज डेवलप होते हैं वो मेटाफिजिक्स का पार्ट होते हैं, उनको तत्व मीमांसा का पार्ट कहा जाता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की राय दी। फिलोसॉफिकल आइडियाज जिनमें कुछ तर्क होते हैं वो अलग कहते हैं, उसके अलावा जो आप कहते हैं रिलीजियस एंगल्स, उनमें अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, जिसमें दुनिया भर में तमाम अलग अलग रिलीजन अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, ऐसे बनाई, ये किया, वो किया, बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो इसको पढ़ने का और समझने का जो मेटाफिजिकल एंगल है, तत्व मीमांसा उसे कहा जाता है, वही ब्रांच है फिलोसॉफी की, और इसका फादर फिगर कहा जाता है किसी पार्मेनिडीज को। अब आप जानते हैं कि आप अपने सेंसेस से कुछ चीजों का अध्ययन तो कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज गर्म है या नहीं है उसे आप छू के पता लगा सकते हैं, कोई चीज कड़वी है या मीठी है उसे आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं, किसी चीज का रंग कैसा है ये आप देख के बता सकते हैं, कोई चीज सुनने में कैसी है ये आप कानों से बता सकते हैं। तो ये आपके सेंसेस हैं, आपके 5 सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो आपको अलग अलग चीजों के बारे में अनुभव बताती हैं और उसके हिसाब से आप अपना आकलन करते हैं और एक नतीजे पे पहुंचते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस के माध्यम से नहीं ज्ञान कर सकते, जान नहीं सकते, उनको मेटाफिजिक्स में देखा जाता है। तो इसके वो फादर फिगर थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही इनको फादर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है, तर्क के पिता के तौर पे देखा जाता है, पितामह कहा जाता है, और ये इनको अरिस्टोटल ने टाइटल दिया था कि फादर ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर बहुत स्ट्रेस देते थे और बहुत बात करते थे। इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब बात कर रहा हूं यूनान की या ग्रीस की, तो वो कहां था। तो 500 ईसा पूर्व का ये मैप आप देखिए, जिसमें आपको बहुत सारे सिटी स्टेट्स नजर आएंगे, और ये सिटी स्टेट्स जो हैं इनमें अलग अलग राजा हुआ करते थे, अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन इनको सम्मिलित तौर पे ग्रीक कहा जाता था, ग्रीक सिटी स्टेट्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग ग्रीक थे, ग्रीक भाषा बोलते थे, इनका अपना रिलीजन था, अपना तौर तरीका था, अपना समाज था, जो कि बहुत हद तक सिमिलर था। और ये आप देख सकते हैं कहां तक फैला हुआ था ग्रीक साम्राज्य। तो ये आप देखिए इतना बड़ा हिस्सा था जिसमें बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। तो इसमें स्पार्टा बहुत पॉपुलर सिटी स्टेट था, एथेंस काफी पॉपुलर था, और उसमें एक छोटा सिटी स्टेट हुआ करता था अलिया, इटली में। इस अलिया से बिलोंग करते थे पार्मेनिडीज, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन अगर आप ग्रीस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में पढ़ाया है। जैसे मैंने राइज एंड फॉल ऑफ ग्रीक एम्पायर में तमाम ग्रीक सभ्यता का इतिहास बताया कि ये कैसे राइज हुआ, कैसे इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम आए, कैसा समाज था, किस तरीके के रिलीजन थे। इन तमाम चीजों को हमने पढ़ा, इनके रिलीजन को सेपरेटली भी पढ़ा, इनके पौराणिक युद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा, जो फॉल ऑफ ट्रॉय, जिसे ट्रोजन वॉर कहा जाता है, जिसको
आप ग्रीस में उस तरह से देख सकते हैं जैसे भारत में महाभारत और रामायण जैसी कहानियां हैं, उसी तरीके से जिस तरीके के पौराणिक युद्ध हुए हैं भारत में, जिसको रिलीजियस हिस्ट्री कहा जा सकता है या फिर मिथिकल वॉर कहा जाता है, जिसके बारे में इतिहास पूरी तरह से प्रमाणित नहीं करता कि ये चीज हुई थी। कुछ कुछ अवशेष मिलते हैं, कोई कह देता है कि हाँ, लेकिन वो अपनी अपनी धारणा के हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा हमने इनके कई फिलोसोफर्स का इतिहास और उनकी फिलोसॉफी को पढ़ा, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, तीन महान फिलोसोफर्स की तिगड़ी, जिसमें प्लेटो जो हैं वो सोक्रेटिस के शिष्य थे, अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे, और आगे चल के अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि एक महान राजा हुए जिनको विश्व विजेता का टाइटल दिया जाता है, वो अरिस्टोटल के शिष्य थे। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। पाइथागोरस जैसे, हीरोन जैसे महान गणितज्ञों के बारे में पढ़ा, थेल्स के बारे में पढ़ा और हेरोडोटस के बारे में पढ़ा। वैसे ही और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स को हम पढ़ चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पार्मेनिडीज के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले इनके कोट से शुरू करते हैं। लेट रीजन अलोन डिसाइड, रीजन को ही डिसाइड करने दीजिए सब कुछ, कुछ भी आप अपने आप अज्यूम मत कीजिए। किसी चीज के पीछे जो तर्क है उस तर्क को मानिए, अगर कोई चीज बिना तर्क के हो रही है तो उसको सत्य मत मानिए। रियलिटी और ओपिनियन के बारे में इनका एक बहुत गहरा सिद्धांत है, उसको ये जो वाक्य है, ये जो कोट है, ये अपने आप में बताता है कि रीजन ही सबसे बड़ा जो है मूल है। रीजन से ही आप किसी चीज के नतीजे पे पहुंच सकते हैं, ओपिनियन से नहीं। ओपिनियन को इन्होंने कहा कि ओपिनियन जो नश्वर लोगों की ओपिनियन है वो बहुत ही ज्यादा ऐसी है, वो भी नश्वर है, उसका भी कोई तर्क नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने डिटेल में बात करी थी और आगे उसकी हम बात भी करेंगे। तो पार्मेनिडीज का जो समय है वो तकरीबन 485 बीसी का माना जाता है, मतलब 500 ईसा पूर्व के फिलोसोफर हैं। तो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स में माना जाएगा इनको। सुकरात से पहले के फिलोसोफर्स को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है और बाद के फिलोसोफर्स को अलग तरह से। तो प्री सोक्रेटिस एरा के फिलोसोफर थे ये, और सोक्रेटिस के दौर में थे। बाद में माना जाता है कि सोक्रेटिस को भी इन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ाया था, ऐसा प्लेटो ने कहा। तो एलिया कॉलोनी से, इटली से बिलोंग करते थे। ये वो व्यक्ति थे एंशिएंट ग्रीस में जिन्होंने फिलोसॉफिकल इंक्वायरी की शुरुआत करी थी, एक तरह से कि इंक्वायरी के बारे में, कि किस चीजों को ढूंढना, खोज करना किसी चीज की। तो उसके ऊपर इन्होंने काफी स्ट्रेस दिया था, और जिसकी शुरुआत थेल्स से होती है। थेल्स या थेलिस ऑफ मिलेटस, ये एंशिएंट ग्रीस के सबसे प्राचीनतम फिलोसोफर माने जाते हैं। द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ एंशिएंट ग्रीस के नाम से किसको जाना जाता है? थेल्स को। ध्यान रखिएगा, ये 580 बीसीई के फिलोसोफर थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है इनको किन नामों से जाना जाता है। मैं बता चुका हूं आपको, फादर ऑफ मेटाफिजिक्स और फादर ऑफ लॉजिक, और ये नाम इनको अरिस्टोटल ने दिया था। जिस तरीके से इन्होंने नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करी कि किस तरह से नेचर का एग्जिस्टेंस है इटसेल्फ में, उसके बारे में बात करी थी, और मेटाफिजिकल एंगल्स के बारे में बात करी थी, तो उसके लिए इनको दिया जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इलियटिक स्कूल ऑफ थॉट। इलियटिक स्कूल ऑफ थॉट के कुछ फिलोसोफर्स थे, जिसमें आगे आप देखेंगे बहुत सारे जीनो जैसे फिलोसोफर्स हुए, उनमें से ये एक थे। एक फिलोसॉफिकल लेबल था प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स का ये, जिसको ये था कि रियलिटी इज द सम सेंस यूनिफाइड। ये सच्चाई को एक ही तरह से देखते थे कि सच जो है वो कहीं ना कहीं यूनिफाइड है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि किसी एक चीज से जुड़ी हुई है, किसी एक एलिमेंट से बनी हुई है, एक अनचेंज सिंगुलर एंटिटी से कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई संबंध है, उससे वो बनी है। ये जो आइडिया प्रमोट करने वाले फिलोसोफर्स थे उनको इलियटिक स्कूल ऑफ थॉट के फिलोसोफर्स कहा जाता है, जिसके ये फाउंडर थे। और उन्होंने कहा था कि जो जस्ट वन थिंग इन ऑल द एग्जिस्टेंस, पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें बनी हुई है उनमें एक मूलभूत चीज तो है, उसका नाम नहीं दिया, लेकिन कोई एक सिंगल एंटिटी ऐसी है जो कि हर एक चीज में पाई जाती है। ऐसे ही चीजें अलग अलग फिलोसोफर्स ने कहा है। ग्रीक फिलोसोफर्स ने, किसी ने कहा कि सब कुछ जो बना है, किसी ने कहा कि फायर से सब कुछ बना है, किसी ने कहा पानी से कुछ बना है सब कुछ, किसी ने कहा अर्थ से बना है, किसी ने कहा एयर से बना है, किसी ने कह दिया कि इन चारों से बना है। भारत में एक फिलोसॉफिकल एंगल है कि पंच तत्व से सब कुछ बना है। पांच तत्व कौन से? धरती, आकाश, पानी और एयर, और एक और क्या बच गया? आग। इन पांच तत्वों से बना है। तो इन पांच तत्वों से सब कुछ बना है। वैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं सब चीजों के अंदर मिलती है, और वो एक ऐसी एंटिटी है जो अनचेंजेबल है। तो उन्होंने कहा, इन द लाइट ऑफ क्वेश्चनेबल इंटरप्रिटेशन, पार्मेनिडीज हैज ट्रेडिशनली बीन
views as the pivot figure of history of philosophy, one who challenged the physical system of his predecessors। जो इनके पूर्वजों ने, इनके पुराने फिलोसोफर्स ने जो चीजें कही थी उनको इन्होंने चैलेंज किया और इन्होंने अलग तरीके का अपना मेटाफिजिकल एंगल दिया, अपना क्राइटेरिया दिया, जिसमें इन्होंने रिलीजियस एंगल भी दिए। गॉड की अवधारणा, गॉडेस की एक अवधारणा, कहा कि एक ऐसी देवी है जो पूरे संसार को चलाती हैं, और वैसी बातें कही। उन्होंने सब कुछ बनाया है, वो भी बातें इन्होंने कही हैं जो कि आप मिथिकल एंगल से भी देखेंगे, लेकिन अपनी फिलोसॉफी को समझाने के लिए उस चीज का इन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया वो भी ध्यान रखिएगा। इनके जो आगे शिष्य हुए जीनो ऑफ इलिया, उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू किया। ये जो इलियटिक स्कूल ऑफ थॉट है इसको आगे किया। फिर मिलिसियस ऑफ सामोस नाम के एक और फिलोसोफर हुए, उन्होंने कंटिन्यू किया। जीनो को हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। जेनोफोन ऑफ कैलोफोन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनकी फिलोसॉफी को, तो वो आप जरूर जाके देख सकते हैं। इन लोगों ने इनकी फिलोसॉफी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐड भी किया। जो भी दो फिलोसोफर अगर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, एक फिलोसोफर किसी दूसरे फिलोसोफर की बात को काउंटर भी कर सकता है, उसके फिलोसॉफिकल आइडियाज का कुछ हिस्सा मान सकता है, किसी चीज से वो विद्रोह कर सकता है, या फिर उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके उसमें कुछ एंगल और ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता है। ये तो होता ही है। तो ये इस तरह से चलती थी इन चीजों के बारे में कि जेनोफोन ने कुछ चीजें मानी, कुछ चीजों में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। परमिडीज जो हैं, उनका समय काल और उनका जो लाइफ है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इटली की इलिया नाम की सिटी में इनका जन्म हुआ। इनके फादर, जो इनका नाम था पायरिस, वो एक वेल्दी एरिस्टोक्रेट थे और इलिया के ऑर्गेनाइजर थे, कॉलोनाइजर थे। वो वहां पे ओरिजिनल कॉलोनी जो थी इलिया की। परमिडीज का जो समय है, जन्म का जो समय है, वो अलग अलग मिलता है। एक जगह मिलता है कि 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ, एक जगह मिलता है कि 515 बीसी में हुआ ईसा पूर्व। देखिए, पहले मैंने एक जगह आपको बताया था 485 बीसी का, कि ये जो दौर था, जिस दौर में थे पक्का थे, उस समय का टाइम बताया जाता है, लेकिन जन्म का समय जो है वो ये माना जाता है कौन सा, कि 540 या 515। 540 की बात कौन करता है? 540 की बात करते हैं डियोजेनियन लिटेरियस। डियोजेनियन लिटेरियस जो है वो एक बायोग्राफर हुए हैं, एक हिस्टोरियन हुए हैं, जिन्होंने एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की बायोग्राफी और उनकी फिलोसॉफी को अपनी किताबों में लिखा है। तो 2nd सेंचुरी बीसीई में इन्होंने उन किताबों में इस चीज को प्रकाशित किया कि 540 बीसीई में इनका जन्म हुआ। और जो दूसरी डेट है 515 वाली, इसको प्लेटो ने लिखा है। अपनी एक पैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा प्लेटोज परमिडीज, जिसमें परमिडीज को डेडिकेटेड ही एक बुक इन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि परमिडीज वाज 65 ईयर ओल्ड व्हेन ही मेट द यंग सोक्रेटिस। सुकरात से जब वो मिलते हैं तो वो 65 साल के थे। सुकरात उस समय बच्चे थे, बेसिकली यंग एज में थे, और उससे उन्होंने जिस तरह से इसकी कैलकुलेटिव अब निकालते हैं उस समय सुकरात की एज और उस हिसाब से, तो 515 बीसी का समय उससे निकल के आता है। जन्म हुआ कहां पे, वो दोनों का क्लियर है कि इलिया में हुआ। जगह क्लियर है, ईयर क्लियर नहीं है। तो प्लेटो की जो किताब है परमिडीज, और ये जो दूसरी किताब है ये जो लिखी गई थी डायोजेनियन लिटेरिस के द्वारा, जिसमें लाइफ्स ऑफ द एमिनेंट फिलोसोफर्स, इसमें इन्होंने बताया है चीजें। ठीक है, इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स के बारे में हमें पता चलता है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, चाहे वो प्री सोक्रेटिस दौर के हों या सुकरात और सुकरात के बाद के हों। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनकी डेथ की, तो माना जाता है कि इन्होंने जेनो ऑफ इलिया को पढ़ाया, जिनका समय काल था 490 से 430 बीसी का। तो इससे पता चलता है कि वो तकरीबन मिड 5th सेंचुरी के आसपास तो जीवित थे ही, तभी मिड 5th सेंचुरी के एक फिलोसोफर्स को पढ़ा रहे हैं। तो उस दौर में वो पढ़ा रहे थे, तो उस समय पे वो जीवित थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट डेथ का जो समय था वो पता नहीं कि कौन से कितने साल के थे और कितने सालों वो जिए, ये नहीं पता, लेकिन फिलोसॉफी के बारे में पता है। परमिडीज की एक पोएम है जिससे उनकी फिलोसॉफी का हमें पूरा अध्ययन करने का मौका मिलता है, और उस किताब का नाम है ऑन नेचर या पेरीफेसस। हालांकि इसके ऊपर डिबेट है, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, क्वेश्चनेबल है कि टाइटल यही था या कुछ और था। तो ऑन नेचर, प्रकृति के ऊपर उन्होंने क्या बातें कही हैं और इसमें क्या क्या चीजों को उन्होंने कंपाइल किया है। अनफॉर्चुनेटली नो कंप्लीट कॉपी ऑफ दिस वर्क हाउ सर्वाइव्ड। पूरी कंप्लीट कॉपी कहीं पे भी इसकी सर्वाइव नहीं है। कुछ सेगमेंट्स इसके कंस्ट्रक्टेड वे में हमें मिलते हैं, जिनको अलग अलग स्कॉलर्स ने जब उनको रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमें इनके बारे में पता चलता है कि इसकी पोएम में क्या क्या था और कौन कौन से एंगल्स का हमें पता चलता है। तो अगर परमिडीज की पोएम को जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है
तो तीन हिस्से मिलते हैं। एक तो है इंट्रोडक्शन वाला जिसे पोएम कहा जाता है, एक मिडल पार्ट है जिसको अलेथिया कहा जाता है या रियलिटी के बारे में है, ये मेटाफिजिक्स के बारे में इसमें पता चलता है, डिस्कशन नॉलेज एंड मेटाफिजिक्स के बारे में इसमें पता चलता है। एक है कंक्लूजन, इसमें आपको कॉस्मोलॉजी के बारे में पता चलता है, डोक्सा ओपिनियन के बारे में पता चलता है, जिसमें वो प्रीचर की तरह भी बन जाते हैं कि उपदेश भी देते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, और इसमें आपको ओपिनियन और रियलिटी के बारे में पता चलता है। और बहुत डिटेल में आपको बहुत ही मतलब गहनता से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स भी इनकी फिलोसॉफी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इनकी फिलोसॉफी का एक बहुत बड़ा ऐसा एंगल है जिसको आप अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डिडक्टिव मीनिंग उसमें निकल के आते हैं, हर कोई अपने हिसाब से उसे समझता है। लेकिन इस पोएम को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज है कि ये सब एक लीनियर ऑर्डर में है, ये पता चलता है कि ये एक ही ऑर्डर में है, ये पहले लाइन आएगी, ये दूसरी आएगी, ये चौथी आएगी, ये पता चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 45 के आसपास सेगमेंट्स मिले, उनको एक जोड़ दिया गया। अब नहीं पता कि उसके अलावा कितने सेगमेंट्स और थे, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए उनका, कि वो कहना जो चाहते हैं, जो डिडक्टिव तरीके से उन्होंने चीजों को कहा है। एक दो तरीके होते हैं किसी चीज को, एक इंडक्टिव सीधा सीधा तरीके से कह दो, एक डिडक्टिव जिसमें आपको डिडक्टिव तरीके से निकालना पड़ेगा, पहेलियां बुझाना, या फिर कुछ इनडायरेक्ट वे में अगर कोई समझाना चाहता है तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग मुश्किल हो जाता है। तो द प्रोम और द इंट्रोडक्शन जो पहला पार्ट है उसमें क्या कहा गया है उसकी बात हम करते हैं। ये सेक्सटस एम्पीरियस नाम के एक व्यक्ति ने, आगे चल के ये रोम के एक व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे और पॉलिटिशियन थे, इन्होंने इसको कोट किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से अपनी इस पोएम के अंदर पार्मेनिडीज चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि एक यंग लड़का, जो कि शायद खुद पार्मेनिडीज अपने आप को ही कह रहे होंगे, कि एक यंग लड़का जो है वो एक डिवाइन पाथ पे, एक देवी से मिलने के रास्ते पे जा रहा है, और सही ट्रुथ के लिए, नॉलेज के लिए, अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए वो उस देवी से मिलने के लिए जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो है वो देवी एक उपदेश देगी, और वो उपदेश देते हुए सारी चीजों का आकलन किया जाएगा, और पार्मेनिडीज अपने शब्दों को उस देवी के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि देखिए, इस पोएम में एक जर्नी होती है, एक लड़का एक कैरियट पे लेके, एक रथ के ऊपर सवार होकर, जिसके पहियों में आग जल रही है, तो वो फायर ब्लेजिंग व्हील्स वाला कैरियट लेके वो लड़का, जिसको ये जो फायर है ये सन की बेटियां जला रही हैं, और उसको लेकर वो नाइट के हाउस से डे के हाउस तक जाता है और जर्नी करता है, और वहां पे वो उस गॉडेस से मिलता है जो उसे इनलाइटन करेगी, उसे समझाएगी, उसे ज्ञान देगी, बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियलिटी है, क्या ओपिनियन है, कैसा फिजिकल वर्ल्ड है, कैसी कॉस्मोलॉजी है, इन तमाम चीजों के बारे में उसे बताएगी। लेकिन ये विचार जो है ये तो पार्मेनिडीज का ही है, यहाँ पे ना कोई देवी है, ना कोई यंग लड़का है, ना कोई ऐसा कैरियट हो सकता है जो रात के सफर से सुबह के सफर में उस तरह से निकल सकता है, और सूर्य की देवियां बेटियां उसके पहियों को घुमा रही होंगी। ये सब बातें तो मिथिकल एंगल ही है, लेकिन ये जो सिंबॉलिक एक जर्नी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? द जर्नी ऑफ इनलाइटनमेंट, यानी कि सत्य की तलाश में, इनलाइटनमेंट की तलाश में, अल्टीमेट ट्रुथ की तलाश में जब यहाँ पे पार्मेनिडीज निकलते हैं तो उन्हें वो देवी क्या उपदेश देती है और क्या कहती है, क्या सिखाती है। आप ये चीज कंपेयर कीजिएगा भगवत गीता से। भगवत गीता यानी भगवान का सॉन्ग, यही मतलब होता है। भगवत गीता में रथ के ऊपर बैठे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जो बातें कहना चाहते हैं वो सिंबॉलिक है। अब आप जो हिंदू रिलीजन को मानते हैं वो उसको ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से इतिहास है, और एक युद्ध को रोक के पूरी तरह से ऐसी चीजें कही गई होंगी या नहीं कही गई होंगी, इस बात को छोड़िए, लेकिन वहां पे लिखने वाला व्यक्ति कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण नाम के कैरेक्टर से वो बातें कहलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस पोएम में भी जो पार्मेनिडीज हैं, ये उस देवी के मुंह से वो बातें कहलवाना चाहते हैं जो पार्मेनिडीज के अपने खुद के थॉट हैं, और इस तरीके से कहलाना चाहते हैं कि एक डिवाइन फोर्स, एक देवी जब ये बात कहेगी तो उसका प्रभाव शायद लोगों पे ज्यादा होगा। तो उस तरीके से चीजों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसी डिवाइन जर्नी के ऊपर एक यंग लड़का निकलता है, उसे एक देवी मिलती हैं, और देवी मिलती हैं तो वो उसे क्या कहती हैं इसकी बात करेंगे।
तो द गॉडेस जो है वो कहती हैं कि तुम्हें, यानी कि उस यंग लड़के को, पार्मेनिडीज को, ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है और अनरिलायबल ओपिनियंस ऑफ मॉर्टल्स क्या हैं। अनचेंज्ड रियलिटी यानी कि वो सत्य जो बदल नहीं सकता, वो सच जो पूरी तरीके से प्रमाणित है, अल्टीमेट है, वो रियल है, वो अनचेंज्ड है और कंप्लीटली वो यूनिवर्सल लॉ के अंडर आता है, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी है ओपिनियंस, यानी कि हमारी जो ओपिनियंस होती हैं मॉर्टल्स की। मॉर्टल्स क्या होते हैं? यानी कि मृतक, जो नश्वर हैं, जो एक दिन मर जाएंगे। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे, जानवर, सब मृतक तो हैं ही, कोई भी हम में अमर तो है नहीं। तो जो ओपिनियंस ऑफ मॉर्टल्स है वो अनरिलायबल है, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कि हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, 100 लोग 100 तरीके की ओपिनियन, तो किस पे भरोसा करें? कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे सब लोग मानते हैं कि ये सही है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सूरज ईस्ट से राइज होगा, वेस्ट पे जाके सेट होगा, है ना, सनसेट ऐसे वेस्ट में होगा। तो वो अनचेंज रियलिटी है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कुछ कुछ ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो अनचेंज रियलिटी है, हर एक चीज में एक यूनिटी है। दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस, सब कुछ एक ही चीज से बना है, वो अनचेंज रियलिटी है। लेकिन उन चीजों के बारे में लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं हर एक चीज के ऊपर, वो भरोसे लायक नहीं है। अलग अलग फिलोसोफर्स की इसमें अलग अलग ओपिनियन होती है। जैसे एक स्केप्टिसिज्म का सिद्धांत होता है, संशयवादिता, जिसमें हर चीज के ऊपर संशय करना है कि ये चीज मानूं या नहीं मानूं, ये है कि नहीं है, मुझे कैसे पता। संशयवाद हो गया, हर चीज के ऊपर संशय करना, क्वेश्चन करना। एक ये है कि एक फिलोसोफर, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने कहा कि आप अपनी इंद्रियों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और आपकी जो इंद्रियां कहती हैं, जो आप महसूस करते हैं अपनी इंद्रियों से, वही सच है, वही थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसी से आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान का सूत्र और एकमात्र क्या है? आपकी इंद्रियां। उन्होंने ऐसा कह दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ओपिनियंस जो हैं वो चाहे किसी भी चीज से बनी हो, चाहे आपकी इंद्रियों से बनी हो या किसी भी चीज से, उनको रिलाय नहीं किया जा सकता। तो रियलिटी और ओपिनियन के ऊपर इन्होंने बहुत डिटेल में बात करी है, जिसको अभी हम बात करते जाएंगे आगे ना। The poem end with the challenging line about learning accepted thing and understand how they should acceptably consider. उनको कैसे कंसिडर किया जाना चाहिए। Reality consider more truthful and opinions are इनरिलायबल, लेकिन उनका भी एक मतलब महत्व है। ऐसा नहीं है कि ओपिनियन का कोई महत्व ही नहीं है, उसका महत्व भी इन्होंने बताया है। इन लाइनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला गया। एक ब्रांच जो है फिलोसोफर्स के, स्कॉलर्स की, वो ये कहती है कि उन्होंने ऐसा कहा है, पार्मेनिडीज ये इस चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉर्टल ओपिनियन डिस्पाइट देयर अनरिलायबिलिटी। ये जो ओपिनियन है, जो मृतक लोगों की या ह्यूमन बीइंग्स की या किसी भी मॉर्टल की, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इनरिलायबल हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनकी इंपॉर्टेंस है। और दूसरे कुछ ये कहते हैं कि हाउ मॉर्टल ओपिनियन कुड हैव करेक्ट द काउंटर फैक्चुअल वे। काउंटर फैक्चुअल वे को भी जो है प्रभावित करती है ओपिनियन। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने दो अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करी। द लाइन आर चैलेंजिंग इटसेल्फ, क्योंकि इनके जो प्रोम में चीजें दी गई हैं, जिस तरह से दी गई हैं और ग्रीक भाषा में दी गई हैं, तो उसका अलग अलग तरीके से डिडक्शन किया गया और इंटरप्रिटेशन किया गया, तो उसमें ये चीजें निकल के आती हैं। फिर रियलिटी के ऊपर इन्होंने क्या कहा? पार्मेनिडीज वर्क ऑन नेचर हैज द सेंटर सेक्शन कॉल्ड रियलिटी। सेंटर सेक्शन यही है जिसमें दो तरीके से आप समझ सकते हैं, या मोर पॉसिबली आप कह सकते हैं 3 तरीके से। तीसरा भी वे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इनमें इन्होंने जो चीजें कही उसके इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आते हैं। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज व्हाट इज और व्हाट इज नॉट। क्या है और क्या नहीं है। व्हाट इज एग्जिस्ट मस्ट एग्जिस्ट, मेक इट ट्रस्टवर्दी एंड कन्विंसिंग। इन्होंने एक बात कही कि जो कुछ है वो है, जो दिख रहा है और जो आप सोच पा रहे हैं वो है, अदरवाइज आप ना उसके बारे में सोचते और ना ही वो आपको दिखता। व्हाट इज, ये वो है। दूसरी बात, इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी आगे पता चल जाएगा आपको। द सेकंड विच पार्मेनिडीज डिस्करेज इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट व्हाट इज नॉट। क्या नहीं है, इस चीज को उन्होंने कहा कि इस चीज के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो कुछ है ही नहीं उसके बारे में आप सोचेंगे कैसे? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में न तो जाना जा सकता है, नहीं सोचा जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। जो है वही तो, उसी के बारे में तो बात करेंगे।
तो बेसिकली जिन चीजों के बारे में भी हम बात करते हैं, जिन चीजों के बारे में भी हम सोचते हैं, उसका एग्जिस्टेंस तो है ही है, कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस है ही है। ये बात उन्होंने कही। ठीक है, अब इसके बाद इस चीज में तीसरा एक और बात भी है जिसको इन्होंने ये कहा कि कंफ्यूजन अराइज बिटवीन व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट डजंट। इसके ऊपर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। और अब क्या क्या की बात, यहाँ पे कोई सामान की बात नहीं हो रही है। इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में हम जब परिकल्पनाएं करते हैं कि क्या अस्तित्व में है, किसका एग्जिस्टेंस है, किसका नहीं है, क्या इल्यूजन है, भ्रम है, और क्या सच में है, तो उन्होंने कहा सीधी सी बात कि देखिए, जो कुछ आप सोच सकते हैं, जो कुछ आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ है। ये मत सोचिए कि क्या नहीं है। जो कुछ नहीं होता तो आप सोच ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते उसके बारे में आप कुछ भी फील नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट है एक्स, ये ना आपने देखा है, ना सुना है, ना इसको फील किया है, और किसी भी तरीके से इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। एक बहुत ही अननोन एंटिटी है, इसका नाम तक नहीं पता, तो इसके बारे में सोचेंगे ही क्या आप? कुछ भी नहीं सोच सकते। इसका अस्तित्व है या नहीं है, इसकी बात ही क्यों करेंगे आप? तो इस चीजों के बारे में उन्होंने कहा, द गॉडेस वॉर्न अगेंस्ट द कनेक्शन इज मोर कॉस्मोगोनी एंड अपोजिट फाउंड द अनदर सेक्शन ओपिनियन। ओपिनियन के बारे में इन्होंने क्या कहा? रियलिटी के बारे में तो कह दिया कि जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ देख सकते हैं, जो कुछ भी सोच सकते हैं, वो सब कुछ है। तो थिंकिंग और बीइंग के बीच में इन्होंने एक कमाल का रिलेशनशिप जो है उसको डिस्कस किया कि जो कुछ आप सोचते हैं और जो कुछ होता है उसमें एक बहुत ही जो है वो एक ही बात है, या फिर उसमें एक शेयरिंग प्रॉपर्टी है। जो कुछ आप सोचते हैं वही होता भी है। थिंकिंग बीइंग आर द आइडेंटिकल इफ देयर आर शेयर्ड कनेक्शन, व्हाटएवर कैन बी थॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो कुछ आप सोच सकते हैं वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इनकी जो धारणा है ईश्वर के प्रति, अब ईश्वर के प्रति लोगों का नजरिया होता है, एक होते हैं थीस्ट, जो ईश्वर की एक धारणा रखते हैं कि ईश्वर है और वो किस फॉर्म में है वो अपने अपने दृष्टिकोण से लोग देख लेते हैं। एक होते हैं एथिस्ट, वो क्या कहते हैं कि ईश्वर है नहीं। और तीसरे होते हैं एग्नोस्टिक, जो कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है हमें नहीं पता, वी आर अनअवेयर ऑफ इट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन्होंने इस चीज के ऊपर पूरी तरह से वही लगा दिया, बंद ही कर दिया इस चीज को। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, जिस चीज की परिकल्पना है, जिस बारे में आप सोच सकते हैं वो है ही। जो आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो है, सीधी सी बात है। इन्होंने ये कह दिया कि जो कुछ आप नहीं सोच सकते वो नहीं है, जो कुछ सोच सकते हैं, किसी ने भी सोचा है वो है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज नॉट, ये जो सिद्धांत है, और व्हाट इज और व्हाट इज नॉट, इसके ऊपर व्हाट इज नॉट के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता कि क्या नहीं है। Parmenides conclude that the subject of reality is eternal। जो सिद्धांत है सच का, रियलिटी का, वो इटरनल है, कंटिन्यूअस है, अनमूव्ड है, यूनिक है, परफेक्ट है और यूनिफॉर्म है। कंप्लीटली रियलिटी को उन्होंने इस तरह से कहा कि वो पूरी तरह से इटरनल है। वो जो एक अल्टीमेट ट्रूथ है, सच है, रियलिटी है, सच्चाई जो है, वो यूनिफॉर्म भी है, परफेक्ट भी है, यूनिक भी है और कंटिन्यूअसली है, वो बदलती भी नहीं है। तो इसमें आप ये चीजें देखते हैं कि कोई भी चीज जो है वो बदलती नहीं है। चेंजलेस का सिद्धांत इसे कह सकते हैं, द फिलोसॉफी ऑफ चेंजलेसनेस, यानी कि बदलाव नहीं होता है। ये फिलोसॉफी भी इसे कहते हैं कि वो परफेक्ट है, यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअसली और अनमूव्ड है। ये है इनका जो मोनोइज्म का, अद्वैतवाद का सिद्धांत भी इन्होंने इस तरह से प्रतिपादित किया। Parmenides argued against the concept of coming to be and perish, कि एक चीज और भी होती है। कि आप कहेंगे कि क्या चीज अस्तित्व में है, तो परमेडिस ने कहा कि वो तमाम चीजें जो आप कुछ सोच सकते हैं वो सब अस्तित्व में है। दूसरी बात कही कि क्या अस्तित्व में नहीं है, जो आप सोच नहीं सकते, जो आपके दायरे में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकती। अगर मान लीजिए कोई आदिवासी है या फिर कोई ऐसी जगह पे रह रहा है कोई आदमी जिसे पता नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होता है मान लीजिए, या एरोप्लेन होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। आपका उस आदमी का सोच का दायरा कम है, इसने कुछ नहीं देखा, उसके लिए वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो कुछ सोच पा रहे हैं वो जरूर है, जो कुछ भी सोच पा रहे हैं वो जरूर है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है कि कोई चीज जो आने वाली है या कोई चीज जो पहले थी अब खत्म हो गई है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, है ना, डायनासोर्स का एक युग था, डायनासोर्स खत्म हो गए।
तो कोई ये आर्ग्यू कर सकता है ना आज के समय कि डायनासोर्स तो नहीं है, परमनिडीज जी कहाँ गए? अब वो नहीं, हम तो सोच पा रहे हैं लेकिन वो है कि नहीं, वो तो नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने इस सिद्धांत को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई चीज आने वाली है और कोई चीज खत्म हो गई है, ये चीज इश्यू ही नहीं है। व्हाट इज नॉट, वो था तो सही, वो तो है तो सही, वो किसी और फॉर्म में है और इस और फॉर्म को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आप उस इल्यूजन में हैं कि जब आप कहते हैं, देखो इस चीज को उन्होंने रात और दिन के सिद्धांत में भी समझाया कि रात और दिन को कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या कोई चीज है या नहीं है। स्ट्रिक्ट मोनोइज्म का, अद्वैतवाद का सिद्धांत उन्होंने प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड विद स्पेसिफिक एसेंशियल प्रॉपर्टी। दुनिया में एक ही एक चीज, ओनली एक ही ऐसी चीज है जो कि यूनिक है और एसेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें, और उन्हीं उसी चीज से सब कुछ बना है, एक ही चीज से सब बना है। जैसे एटॉमिक थ्योरी ने कहा, डेमोक्रेटियस की थ्योरी ने कहा कि सब कुछ एटम से बना है। उन्होंने आत्मा तक को कहा कि आत्मा भी एटम से बनी है। इन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन कहा कि एक ही चीज है जो पूरी दुनिया को, जो है पूरी दुनिया के हर एक अंश में है, उसी में से वो बनी है, उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी सारी दुनिया की हर एक चीज में है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरी कॉस्मोलॉजी में है, पूरी फिजिकल वर्ल्ड में है, हर एक जीव में है, हर एक निर्जीव में है। स्टिक मोनिज्म का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो मेटाफिजिक्स में जैसे ब्रांच होती है ना, आपको मैं अभी मोनिज्म की यहाँ पे बताता हूँ कैसे। तो मेटाफिजिक्स में व्हाट इज रियल के बारे में बात होती है। इसमें एक होता है मेटेरियलिज्म की थ्योरी। मेटेरियलिज्म की थ्योरी में क्या कहता है कि ऑल रियलिटी इज फिजिकल, सभी चीजें रियलिटी जो है वो फिजिकल है, उसमें किसी भी तरीके का मटेरियल होता है। एक होता है इमैटेरियलिज्म की थ्योरी, जिसमें ऑल रियलिटी इज नॉन फिजिकल, सारी जो रियलिटी आपको नजर आती है वो नॉन फिजिकल है, किसी मैटर से नहीं बनी। इसमें भी मोनोइज्म होता है, इसमें भी मोनोइज्म होता है। तो मोनोइज्म जो इन्होंने दिया है वो इस साइड का आप देखेंगे, जिसमें इन्होंने मेटेरियलिस्टिक मोनोइज्म में इन्होंने बिलीव किया है रियलिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ वन थिंग, सारी रियलिटी जो है वो एक ही चीज से बनी है। और प्लूरलिज्म की थ्योरी में क्या कहा जाता है कि रियलिटी इज कंप्राइज ऑफ मेनी थिंग्स में, जैसे कि मैंने कहा पंच तत्व का सिद्धांत बताया था कि 5 चीजों से बना है सब कुछ। और मोनोइज्म में कह दिया जाए कि एक चीज से बना है, जैसे कोई कह दे कि फायर से बना है सारी दुनिया, कोई कह दे कि एटम से बनी है, कोई कह दे कि जल से बनी है, कोई कह दे कि अर्थ से बनी है। और यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं दिया भले ही मोनोइज्म में कि किस चीज से बनी है, लेकिन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स में कई ऐसे फिलोसोफर्स हुए हैं, मैं आपको आगे दिखा सकता था यहाँ पे मैंने अगर उसको इंक्लूड किया हो तो, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किया नहीं है मैंने उस एक फोटो को, जिसमें अलग अलग फिलोसोफर्स ने कहा कि, किसी ने कहा ग्रीक फिलोसोफर ने कि सब कुछ पानी से बना है, किसी ने कहा कि उसकी आग से बना है। और आप अलग अलग वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया था मिलेटस के फिलोसोफर्स की अलग अलग धारणाएं, जिसमें जेनोफोन ने कहा कि अर्थ और एयर से बना है, एनाक्सिमेंडस ने कहा कि एयर से बना है। तो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग बातें कही। अब बीइंग और नॉट बीइंग वाले कॉन्सेप्ट को और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजिंग होगा आपके माइंड में कहीं ना कहीं, तो उसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये चीजें आप अभी डिस्कस करते जाइए और समझते जाइए। His argument that since something cannot come from nothing, कोई चीज किसी भी ना चीज से नहीं आ सकती, कि कोई चीज के बनने का पीछे का कोई कारण तो होगा, किसी चीज से तो बनी होगी। तो थ्योरी ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्शन जो थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि नथिंग कांट बी कम फ्रॉम नथिंग, कुछ भी नहीं आ सकता, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां से कुछ नहीं बनेगा। जैसे एक यूनिवर्स की थ्योरी है ना कि ये यूनिवर्स शून्य में था और फिर धीरे धीरे एक्सपांड हुआ, इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया। लेकिन बहुत सारे फिलोसोफर इस बात को नहीं मानते, उनका मानना है कि नहीं, शून्य से सब कुछ शुरुआत नहीं हुई, ये सब कुछ ब्रह्मांड जो है ये एक चीज से दूसरी चीज में बदल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि मैटर एक दूसरे में बदलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स बनते जाते हैं। कुछ का मानना है कि बदलते भी नहीं है, मूल जो गुण है, मूल जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। लेकिन एक बात जो है उसमें कई सारे फिलोसोफर्स को आपको सामने निकल के आएगी, वो है कि समथिंग कांट कम फ्रॉम नथिंग, कोई भी चीज अगर बनी है तो वो किसी ना किसी चीज से तो बनी है। ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से बन गई, पीछे कुछ भी नहीं था, किसी ना किसी चीज से तो जरूर बनी है। तो समथिंग मस्ट हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेंसिबल वर्ल्ड, कुछ तो ऐसा था जिससे इस दुनिया बनी है। द वर्ल्ड वन परसीव देन इज वन सब्सटेंस, ये पूरी दुनिया किसी एक ही सब्सटेंस से बनी है, वो मूल तत्व एक तो था जिससे ये दुनिया बनी। That same substance from which came, and those who inhabit its share in all the same unity of substance, तो वो substance पूरी दुनिया के हर एक
हिस्से में है, हर एक कण में है, निर्जीव, सजीव और जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं उन सब में है। इफ it should appear that person is born from nowhere or that person dies and goes somewhere else, both of the perception must be wrong। कि अगर हम कह दें कि एक आदमी का जब जन्म होता है वो कहीं से नहीं आता, उसके पीछे कुछ नहीं है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी में फ्यूचर वर्ल्ड की बात हुआ करती थी, पोस्ट लाइफ की बात होती थी, प्रीवियस लाइफ की बात नहीं होती थी मेनली। तो उस चीज को इन्होंने सिद्धांत को इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर पहले कुछ नहीं था तो आगे भी कुछ नहीं है, और अगर पहले कुछ था तो आगे भी कुछ है। और इनका क्या मानना था कि पहले भी कुछ था और आगे भी कुछ है, ऐसा मानना था इस सिद्धांत के हिसाब से, क्योंकि वन सब्सटेंस परसीव ऑल ऑफ द सब्सटेंस, सब में है ही, वो सभी चीजों के अंदर है तो वो तो रहेगा ही। सिंस दैट विच नाउ कैन नेवर हैव बीन नॉट नोर कैन since which is now can never have been not nor can it be और not be। ये लाइन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसीलिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी मुश्किल है। तो बेसिकली इस पूरी चीज का एक मतलब आपके सामने निकल के आता है, वो एक तो ये निकल के आता है कि कोई भी चीज जो बनती है वो किसी ना किसी चीज से तो बनती है, किसी भी नोवेयर से ऐसा नहीं आ गई कि अचानक से कोई चीज प्रकट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप कोई व्यक्ति इसका आर्गुमेंट करता है कि नहीं पहले तो कुछ नहीं था लाइफ में और लाइफ के बाद कुछ होगा, तो वो भी गलत है। इस धारणा को उन्होंने एक तरह से चुनौती दी। इनसे पहले एक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने कहा था कि भाई सोल जो है वो इमोर्टल है, आत्मा जो है वो अमर है, और रिटर्न टू द सेंसिबल वर्ल्ड एंड रिपीट थ्रू मैन थ्रू री इनकारनेशन। और पाइथागोरस ने कहा था कि जो आत्मा है वो अमर है और फिर से वो पुनर्जन्म लेके अलग अलग जीवन के तौर पे आती रहती है, ये बात उन्होंने कही थी। पार्मेनिडीज ने इस बात को जो है पूरी तरह से नहीं माना, लेकिन इस बात को रेडिकली उन्होंने डिपार्ट कर दिया और इसके विरोध में उन्होंने कहा कि प्लूरलिटी के सिद्धांत को कहा कि नहीं, प्लूरलिटी हो जाती है, जैसे सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस सब चीजें बनी हैं तो और चीजें बनती जाती हैं, लेकिन ये जो री इनकारनेशन और इमोर्टल सोल का कॉन्सेप्ट है इसमें उन्होंने बिलीव नहीं किया। पाइथागोरस ने एक बात और भी कही थी कि चेंज जो है वो ना केवल पॉसिबल है जिंदगी में, बल्कि वो जरूरी है जीवन को चलाने के लिए, वो एक नेसेसिटी है, नेसेसरी है कि परिवर्तन ही जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो जरूरी भी है। पार्मेनिडीज ने इस बात को नहीं माना और उनके शिष्य आगे चल के मिलेटस ऑफ स्मोस ने जब पार्मेनिडीज की विचारधारा को कंटिन्यू किया तो उसने इस बात को मना किया और उन्होंने कहा कि इस चीज को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हमारे सेंसेस पे और हमारी ओपिनियन इस ओपिनियन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इवन ओपिनियन की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होता नहीं है। और ओपिनियन वाले सेक्शन में इस बात को आप समझ पाएंगे। ओपिनियन वाले सेक्शन में लगभग 44 वर्सेस जो है वो प्रिजर्व रखे गए, उसमें पता चलता है कि इतने सेक्शन थे, काफी लंबा सेक्शन था, लेकिन कितना लंबा था पता नहीं, लेकिन जो हिस्सा हमें मिलता है उससे ये पता चलता है कि रियलिटी के बारे में डिस्कशन करने के बाद वो जो गोडेस थी, वो देवी जिसके पास वो यंग लड़का उस रथ के ऊपर सवार होके गया था, वो उसे कहती है पार्मेनिडीज की भाषा में कि अब तुम्हें मॉर्टल ओपिनियंस के बारे में भी समझना पड़ेगा, भले ही वो इनरिलायबल हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका अपना महत्व है और वो महत्व क्या है उसको भी समझेंगे। और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इस वाले सेक्शन में मेटाफिजिकल एंगल्स बताए हैं, इसमें उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज जो है बड़े ब्रह्मांड के जो पिंड हैं, बड़े अलग अलग ग्रह हैं, उनको एक्सप्लेन किया है, उनके ओरिजिन के बारे में बताया। थियोगोनी बताई है कि ये जो गोडेस हैं, वो जो रूलिंग गोडेस हैं, जो सभी देवताओं में सबसे ऊपर हैं, उन्होंने ही देवताओं को बनाया, उन्होंने ही ह्यूमन बींग्स को बनाया, उस एक मैटर से, उस एक एलिमेंट से जो कि सब में कॉमन है, जिसको कहते हैं ना कि यूनिटी इन ऑल द सब्सटेंस, कुछ ना कुछ एक चीज है, जिसको इतनी देर से रियलिटी में बता रहे थे पार्मेनिडीज। कॉस्मोगोनी एंड एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू द मून, उसके बारे में भी बताया है। रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी के बारे में बताया है। एनिमल एंड ह्यूमन प्री क्रिएशन के बारे में भी बताया है कि प्री क्रिएशन से पहले कैसे स्थिति थी, उसको बताया है। हालांकि पूरे हिस्से इसके मिलते नहीं हैं, लेकिन जो हिस्से मिलते हैं उसमें हमें बहुत सी चीजें पता चलती है। एक तो ओपिनियन सेक्शन में ये पता चलता है कि जो मॉर्टल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं या कोई भी लोग हैं जो कि न्यूमन
नेमिंग करते हैं किसी भी चीज का, नामांकन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं, एनिमल्स और पेड़ पौधे तो करते नहीं है। तो नामांकन करने के अंदर एक एरर है और ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट इंसान अपना लेता है, मॉर्टल्स अपना लेते हैं, जो कि गलत है। क्रिटिसाइज किया है इसके लिए ओपिनियन सेक्शन में पार्मेनिडेज ने लोगों को, कि देखिए हम कहते हैं कि दिन हो गया, रात हो गई, लेकिन इस बात को दिन और रात की तरह से देखना ही नहीं चाहिए। हालांकि अगर हम ऐसे नहीं देखेंगे फॉर रियल नाउ, हम अगर पार्मेनिडेज की बात से साइड हटके तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिन और रात क्या है। लेकिन पार्मेनिडेज ने क्या कहा कि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, ड्युअलिटी तो होती नहीं है, क्योंकि उनका खुद का मोनिज्म का सिद्धांत था। उन्होंने कहा कि एक ही चीज ट्रूली एग्जिस्ट करती है और दोनों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिमिलर होंगी। तो वो हर चीज में जब यूनिटी देखते हैं तो रात और दिन में भी देखेंगे, भले ही वो अपोजिट हो चाहे, लेकिन उनमें यूनिटी तो है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि देखिए रात के समय पे, दिन के समय पे लाइट है और रात के समय पे लाइट नहीं है, मतलब डार्क है बेसिकली। तो जो डार्क है उसको हम नाइट कह देते हैं, जहां पे लाइट है उसको हम दिन कह देते हैं, डे कह देते हैं। लेकिन ये कहा कि आप जो है व्हाट इज और व्हाट इज नॉट, उस सिद्धांत के वे में इसको समझिए। उस सिद्धांत को एक कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है कि अगर हम कहते हैं रात को कि दिन नहीं है, हम ये कह देते हैं ना दिन नहीं, अब दिन नहीं है, तो क्या दिन नहीं है? दिन तो है ही, बस जहां पे हम हैं वहां पे प्रकाश नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है और लाइट कहीं और है। यहाँ पे अंधेरा है तो समवेयर इज डार्क एंड समवेयर इज लाइट, कहीं अंधेरा है कहीं उजाला है। ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि लाइट है और अभी नहीं है। लाइट तो है ही, हमेशा ही है, बस परछाई बन गई। बेसिकली ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें एक तरफ सूरज का प्रकाश पड़ा, उधर दिन है, दूसरी तरफ नहीं पड़ा, अंधेरा है, तो वहां पे हम उसे लाइट नाइट कह देते हैं। तो ये जो नामांकन है इससे भी दिक्कत थी किसको? पार्मेनिडेज को। और उस देवी ने इस चीज का जिक्र किया कि हम इस चीज का न्यूमेनिकेशन जो है वो गलत तरीके से करते हैं। हालांकि इस चीज को आप फिलोसॉफिकल एंगल से गहराई से समझेंगे तब आपको ये चीज मैटर करती हुई नजर आएगी। अदरवाइज आप कहेंगे कि नाम ही तो दिया है, क्या फर्क पड़ता है, हमें भी पता है कि यहाँ पे दिन है तो कहीं रात होगी, कहीं रात है तो कहीं दिन होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? कहीं सर्दी है तो कहीं गर्मी होगी, है ना, कहीं गर्मी है तो कहीं मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऋतुएं और अलग अलग समय काल होगा, सब चीजें पता ही है। लेकिन उन्होंने कहा जब सब कुछ है ही तो आप एक चीज को फोकस करके दूसरे का एग्जिस्टेंस खत्म करने की बात क्यों कहते हैं? ये क्यों कहते हैं कि ये चीज अभी नहीं है? हम अभी जैसे रात का समय है मान लीजिए, तो हम कहते हैं कि रात है मतलब दिन नहीं है, दिन नहीं है, दिन तो है ही। तो उन्होंने न्यूमेनिकेशन को, ड्युअलिटी को काउंटर करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया, इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया, जो कि एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं। काफी इसमें कुछ गहराई में जाने की वैसे जरूरत है नहीं। पार्मेनिडेज रिजेक्ट द नोशन ऑफ चेंज एंड मल्टीप्लिसिटी। जो चेंज की बात होती है उसको रिजेक्ट किया कि परिवर्तित होती है चीजें। चेंज, उनका मानना था कि चेंज होता ही नहीं है। जो ट्रू रियलिटी का रेल्म है उसमें कोई भी चीज बदलती नहीं है, उसकी मल्टीप्लिसिटी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है भौतिक संसार में एक ही चीज से बना है, एक ही मूल उसके अंदर एलिमेंट है, तो चेंज होता ही नहीं, किसी तरीके का चेंज नहीं है। तो ये बात उन्होंने कही। और ही आर्ग्यू दैट द चेंज इंप्लाइज कमिंग इनटू बीइंग फ्रॉम नॉन बीइंग विच इज लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन। तो बेसिकली क्या है कि चेंज इंप्लाइज कमिंग इनटू बीइंग, कमिंग इनटू बीइंग फ्रॉम नॉन बीइंग। कोई चीज ना थी और फिर बन गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समथिंग, नॉट कांट बी कमिंग फ्रॉम नथिंग। कि कोई चीज है तो किसी चीज से तो बनी है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं था। कोई चीज ऐसी थी, यहां से ये बन गई, ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसी बन गई, पीछे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे वॉइड है, कुछ भी नहीं है, खाली है ना, कुछ तो था तभी बना है। तो ये तो रूल को टूटेगा अगर कहें कि चेंज हो गया या मल्टीप्लिसिटी हो गई। कहां से हो गई, कहां से बदल गया? व्हाट इज द बियॉन्ड द रेल्म ऑफ जनरेशन और डीके। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो है, जो कुछ भी है वो ना तो डीके हो सकता है और ना ही जनरेट किया जा सकता है। इन्होंने इसको, चीजों को आप परिभाषित करके देखिए। जैसे एनर्जी को हम कह सकते हैं ना कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उन्होंने इस चीज को इसी तरह से देखा, पूरी नेचर को और पूरे सब्सटेंस को, पूरी दुनिया के जो मूल अवयव हैं उनको इस तरह से देखा कि कोई भी चीज जो है वो ना तो बनाई जा सकती है ना ही उसका अंत हो सकता है। Such process would violate the principle of non-contradiction.
नॉन कॉन्ट्राडिक्शन के प्रिंसिपल को तोड़ देगा। नॉन कॉन्ट्राडिक्शन का वही सिद्धांत है कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समथिंग, नॉट कांट बी कम फ्रॉम नथिंग, है ना, वो ध्यान रखिएगा। Parmenides addressed the concept of opposites such as light and darkness. He claimed that these apparent opposites are illusions. Opposites के बारे में जो आप सोचते हैं वो illusion है, वो धोखा है। दुनिया में एक छल आपको दिखता है कि आप आज की दुनिया में आपको पता है कि कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात है, लेकिन उस समय तो सबको नहीं पता था। उनको लगता था कि अभी उजाला आ गया तो दिन हो गया, ये उजाला गायब हो गया तो रात हो गई। उस दौर के हिसाब से सोचिए आप, आज के समय पे नहीं। आज तो आपको विज्ञान की बहुत समझ है, दिन रात का बनना, धरती कैसे सूरज के चक्कर लगाती है। एक समय पे तो ऐसी बातें भी थी कि सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इस तरीके की बातें थी। तो इन्होंने कहा कि अपोजिट्स आर इल्यूजन। सामान्य से एग्जांपल्स को देके इन्होंने कहा इन रियलिटी देयर इज यूनिटी इन दैट ट्रांसेंड सच ड्यूलिटीज। इन ड्यूलिटीज को जिस तरह से आप देखते हैं इनमें भी यूनिटी है। रात और दिन जो आप देखते हैं अपोजिट आपको लगते हैं, लेकिन ये ड्यूल नहीं है, ये सिंगल है, इनमें एक यूनिटी है। Parmenides suggests that the mortals wrongly name opposites and attribute them violating the principle of establishment and reality section. Reality जो है, सच्चाई जो है, उससे वो परे भागते हैं जब वो उनका नामांकन करते हैं, गलत तरीके से उनको बोलते हैं। कि जैसे रात का बनना, रात बोलना मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि दिन नहीं है, जो कि एक दूसरे से गलत बात है। क्या है और क्या नहीं है, जो कुछ आप सोच सकते हैं वो तो है ही, ऐसा नहीं है कि अब वो दिन खत्म हो गया। दिन तो है ही, उसका एग्जिस्टेंस तो है ही। तो आप ये मत सोचिए कि एक बार उसका एग्जिस्टेंस है, आज है, कल नहीं है, परसों है। जो है वो हमेशा है और हमेशा से था और हमेशा रहेगा, इनका ये मानना था। Parmenides praised the certainty of reality while criticizing mortal opinion. रियलिटी को तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा तवज्जो दिया ही ऑब्वियसली, और मॉर्टल ओपिनियंस को उन्होंने डिसेप्टिव बताया, क्रिटिसाइज किया और इनरिलायबल बताया कि इनको पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर किसी के मॉर्टल की ओपिनियन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इवन वो खुद भी एक मॉर्टल थे, इसीलिए उन्होंने उस देवी का सहारा लिया, देवी को इमॉर्टल बता के कि वो जो बता रही हैं उसको वो अपनी कलम से चीजों को लिख रहे हैं। लेकिन ये जो सारे सिद्धांत हैं तो परमेनिडीज के ही ऑब्वियसली। मॉर्टल्स कंफ्यूज्ड बाय बीइंग और नॉन बीइंग, लोग जो हैं वो होने और ना होने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये तो एरर है। जो कुछ आप सोच सकते हैं वो तो है ही इनके हिसाब से, तो इसलिए वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकते। जब वो दिन और रात जैसी सामान्य चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिन के समय कह देते हैं कि रात नहीं है और रात के समय कह देते हैं दिन नहीं है, इसका मतलब आप किसी चीज के एक बेसिकली स्पेसिफिक कंडीशन में उसकी होना और ना होना तय करते हैं, जो कि अपने आप में गलत बात है। इनका ये मानना था इसमें। डिस्पाइट नेगेटिव टुवर्ड्स ओपिनियन द गॉडेस हिंट टू द इट्स पोटेंशियल वैल्यूज, की जो भले ही आप मॉर्टल हो लेकिन आपकी ओपिनियन जो है, भले ही उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्टिव रीजंस होते हैं और उनमें कुछ वैल्यूज होती हैं। तो न्यूहैंस रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन एंड अनसर्टेन अबाउट द वैल्यू ऑफ मॉर्टल्स ओपिनियन, इसमें हमें पूरी तरह से पता नहीं चलता, लेकिन कहीं कहीं सेगमेंट ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि उनकी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू कैसे है इसको पता नहीं चल सकता। द टेक्स्ट डजंट explicitly label opinion false, सारी जो ओपिनियन है उनको पूरी तरह से ऐसा नहीं कहता कि वो सभी गलत है। इंटरप्रिटेशंस को भी अलाउ करने के उनका है यहाँ पे कि हाँ, इंटरप्रिटेशंस हर आदमी का अपना अपना हो सकता है, लेकिन रियलिटी की सुपीरियरिटी को यहाँ पे हर जगह दिखाया गया है और ओपिनियंस को कहीं ना कहीं डीम्ड और मिसलीडिंग तरीके से बताया गया है। अब थियोगनी और कॉस्मोलॉजी के ऊपर ओपिनियन सेक्शन में क्या कहा गया है, उन्होंने एक डिवाइन फिगर को खुद ही इंट्रोड्यूस किया था कहानी की शुरुआत में ही, पोइट्री की शुरुआत में, प्रोएम में, जिसमें वो यंग लड़का परमेनिडीज जो है वो यात्रा पे निकलता है इनलाइटनमेंट की। तो एक डिवाइन फिगर को अलाइन उन्होंने किया है, जो कि एक ब्रॉड ग्रीक थॉट भी हुआ करता था, शायद ग्रीक लोगों को समझाने के लिए कि ग्रीक लोग एक डिवाइन गॉडेस की बात को ज्यादा स्वीकार करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, एक मॉर्टल बीइंग की ओपिनियन की बजाय अगर एक डिवाइन फेस के मुंह से अगर ये मैं बातें कहलवाऊं, गॉडेस के मुंह से कहलवाऊं, तो उसको ज्यादा माना जाएगा। तो मेटाफिजिकल इंसाइट्स इसमें पता चलती हैं कि वो डिवाइन एग्जिस्टेंस को मानते थे, मिथिकल एलिमेंट्स को भी मानते थे, अपनी टीचिंग्स को कन्वे करने के लिए उसका इस्तेमाल तक उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो गॉडेस हैं ये कॉस्मोलॉजिकल एलिमेंट्स को किसी तरीके से छोड़ के उन्होंने इस कॉस्मोलॉजी का निर्माण किया है एक तरह से। और बाद के उनके फिलोसोफर जो थे हुए हैं, एटोमिस्ट वगैरह ने, उन्होंने इन चीजों को भले ही क्रिटिसाइज किया हो और उनका जो ओपिनियन है वो अलग था। उन्होंने कहा कि कोई
ऊपर है नहीं, ऐसा कोई अलग से गॉडेस नहीं है, कॉस्मोलॉजी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेचुरली दुनिया जो है वो एटम से बनी है। एटॉमिक्स ने ये कहा ना, एटम से बनी है, एटम्स के टकराव और उनके कोलिजन और उनके बीच के वॉइड की वजह से दुनिया का निर्माण हुआ है। लेकिन पार्मेनिड्स का ये था कि उनकी एक देवी है जो पूरे कॉस्मोस को गवर्न करती हैं। उन्होंने ही इनलाइटनमेंट दिया था पार्मेनिड्स को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी थियोगोनी बनाई, इवन पूरे डाइटीज को बनाया, और पूरे संसार का उन्होंने निर्माण किया। प्राइमरी डाइटी ओरिजिनेट फ्रॉम हर लव, जो सबसे पहली डाइटीज हैं वो उनके प्यार से, उनके खुद से सेल्फ लव से उनका ओरिजिनेशन हुआ। फिर उसके बाद लव का कॉस्मिक प्रोसेस के अंदर, यानी कि बेसिकली रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, उस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बताया। गॉडेस डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मोस, उन्होंने फंडामेंटल कॉस्मोस के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया, बताया यूनिटी ऑफ अपोजिट्स के बारे में बताया, लाइट एंड डे मतलब लाइट एंड डार्क के बारे में बताया, सिद्धांत के बारे में कि कैसे उनमें भी एक यूनिटी है। फिर स्टिक मोनोइज्म को उन्होंने बताया और वर्थलेस ओपिनियन के बारे में कहा कि सारी दुनिया में कहीं ना कहीं एक वादिता है, अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद यानी कि सब कुछ एक ही चीज से, एक ही एलिमेंट से बनी है। और अनुभववाद की बजाय उन्होंने किसके ऊपर, उन्होंने क्या कहा कि देखिए, कंक्लूड दैट लॉजिकल डिडक्शन रेदर देन एम्पिरिकल एविडेंट, उन्होंने तर्क के ऊपर ज्यादा जोर दिया, और तर्क के हिसाब से उन्होंने कहा, इसीलिए तो उनको फादर ऑफ लॉजिक कहा जाता है। तर्क के ऊपर ज्यादा उन्होंने जोर डाला बकायदा अनुभव की बजाय। एम्पिरिकल जो फिलोसॉफी होती है जिसमें अनुभववाद की बात होती है कि जो चीजें हम अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, उन्हीं को सच मानना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। और बहुत सारे फिलोसोफर्स ने ऐसी बातें कही हैं कि अनुभववाद के खिलाफ बातें कही हैं कि हम जो चीजें अपने इंद्रियों से फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो कई बार डिसेप्टिव भी हो सकती हैं। और कई फिलोसोफर्स ने इसकी उल्टी बात कही, अनुभववादिता को जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, इंद्रियां कभी झूठ नहीं बोलती। तो इन्होंने इंद्रियों पे भरोसा ना करने की बजाय, ओपिनियंस पे ऊपर भरोसा ना करने की बजाय लॉजिक के ऊपर ध्यान दिया, और लॉजिक्स इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसलिए इनका जो फिलोसॉफिकल एंगल है वो लॉजिकल वे में ज्यादा देखा जाता है, लॉजिकल डिडक्शन के तौर पे देखा जाता है। पार्मेनिड्स नोशन ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट refer to entire universe reality which is single, unchanged and unified whole। ये पूरी दुनिया सिंगल है, अनचेंज्ड है, यूनिफाइड एज ए होल है, और उसमें जो मूलभूत गुण हैं वो सब में एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं यूनिटी है, एक ही सब्सटेंस से वो बनी है। ये इनका स्टिक मोनिसिज्म और उसका सिद्धांत था। और इसमें वर्थलेस ओपिनियन की भी बात कही कि ओपिनियन का कोई ज्यादा महत्व है नहीं, महत्व है लेकिन उनके वर्थलेस ओपिनियन से, उनके ओपिनियन से, मॉर्टल्स के ओपिनियन से रियलिटी कभी बदलती नहीं है। यहाँ पे कहीं कहीं वो डिडक्टिव भी हो गए, उपदेशात्मक भी हो गए, जिसमें उनका कई जगह द्वंद्व भी नजर आता है अपनी ही बातों से। कई जगह तो ओपिनियन को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, और कई जगह कुछ हिस्सों में ऐसा पता चलता है कि ओपिनियन का महत्व भी वो बताते हैं। एक बार वो कहते हैं कि ओपिनियन जो है मॉर्टल्स का वो इनरिलायबल है, कंप्लीटली उस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन कई जगह वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन उसका महत्व है। लेकिन महत्व है तो कैसे है, इस बारे में उन्होंने कहीं लिखा होगा, तो वो हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं नहीं उस राइटिंग के, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए कई बार इनकी जो राइटिंग्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन में भी कई दिक्कतें होती है, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब जेनोफेनिस, हेराक्लिटस और पार्मेनिड्स तीनों फिलोसोफर्स के अपने अपने विचार थे। जेनोफेनिस ने ये कहा था कि एक सिंगल डाइटी है, हालांकि हम तीसरे फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, हेराक्लिटस की फिलोसॉफी, जेनोफेनिस की फिलोसॉफी पढ़ा चुका हूँ। जेनोफेनिस ने कहा था कि एक सिंगल डाइटी है, वो इज नो वे रिजेंबल्ड ह्यूमन बींग्स, एक ऐसी डाइटी, उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो आम आदमी जैसा नहीं दिखता। उन्होंने कहा था कि देखिए, लोगों की जो धारणा बना रखी है, स्पेशली ग्रीक रिलीजन में उस समय एंथ्रोमॉर्फिक वो दे रखा था, स्वरूप दे रखा था देवताओं को कि ये देवता है, ये देवता है, और ये देवता जो है इस तरीके का दिखता है। इन्होंने कहा कि अगर आप देवताओं को इंसानी रूप और इंसानी गुण दे दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये करप्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देवताओं को ह्यूमन की तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते। वो अगर हमसे सुपीरियर है और हमसे अलग हैं तो वो हमसे अलग ही दिखते होंगे, और उनमें अलग ही प्रॉपर्टीज होंगे, अलग ही गुण होंगे।
आप कहें कि देवता भी डिसीव करते हैं, वो भी लड़ते झगड़ते हैं पावर के लिए, जैसे कि होमर ने अपनी किताब इलियाड में या ओडिसी में बताया। तो उन चीजों को क्रिटिसाइज किया था जो जेनोफेनिस ने। और जेनोफेनिस की विचारधारा थी कि एक ऐसी सिंगल डाइटी है, एक सिंगल डाइटी या बहुत सारी डाइटीज हैं। इसके ऊपर आज भी डिबेट है कि जेनोफेनिस सिंगल गॉड में मानते थे या मल्टी गॉड में मानते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो सबसे ऊपर है, सब कुछ जानता है, सब सिर्फ दृष्टि मात्र से, सिर्फ सोच मात्र से पूरी दुनिया को हिला सकता है। ये बात जो है वो कहीं ना कहीं परमेनिडीज के लिए भी बेसिस बनी, और उन्होंने कहा कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है, उन्होंने देवता नहीं, सिंगल सब्सटेंस जो है वो सब रियलिटी के अंदर मौजूद है। और एक देवी की परिकल्पना इन्होंने भी करी। इन्होंने भी कहा कि एक देवी जो है वो सबसे ऊपर है, कॉस्मोस को गवर्न करती है, और सारे कॉस्मोस को और सारी डाइटीज को उन्होंने बनाया है। तो परमेनिडीज को कहीं ना कहीं जेनोफेनिस ने कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित किया है, जेनोफेनिस के आइडियाज ने। फिर परमेनिडीज का एक यंग कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर हुए थे हेराक्लिटियस। तो हेराक्लिटियस ने ये कहा था कि ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली इन द मोशन, सभी चीजें जो है वो मोशन में हैं, और ये एक बेसिक स्टफ है लाइफ का कि वो एक दूसरे में बदलती रहती है। सब कुछ मोशन में है, बदलता रहता है, एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाएगा, दूसरी से तीसरी में बदल जाएगा, तीसरी से चौथी में बदल जाएगा, चौथी से हो सकता है वापस पहली में बदल जाए। तो ये इन्होंने कहा, ये है चेंज की फिलोसॉफी। इसमें यह कि चेंज तो होता रहेगा, चेंज एक मतलब समय की नीड है और समय जिंदगी की नेसेसिटी भी है, जैसे पाइथागोरस ने भी कहा था। तो ये हेराक्लिटस ने भी ऐसे बात कही। परमेनिडीज ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया, नकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज मूव नहीं करती और कोई भी चीज बदलती नहीं है, ये तो चेंज जो है वो इम्पॉसिबिलिटी है, परिवर्तन को वो मानते ही नहीं थे। तो परमेनिडीज का बेसिकली था कि वन थिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, सब कुछ एक ही चीज से बना है। वन थिंग कांट बी एंड नॉट एट द सेम टाइम, एक चीज जो है एक समय पे होती है। और थ्योरी ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन में इसमें ये क्या बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज या तो होती है या नहीं होती है। जो कुछ सोचते हैं वो होती है, जो कुछ आप सोच ही नहीं सकते, देखा ही नहीं है, कुछ परिकल्पना में नहीं, वो नहीं भी होती है। लेकिन किसी दूसरे ने सोच लिया तो भी वो हो जाएगी, आपके लिए नहीं होगी, लेकिन ये आपकी ओपिनियन है, यही तो वर्थलेस है, क्योंकि रियलिटी में तो वो चीज है ही। तो ये थ्योरी ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन बेसिकली ये कहती है कि कोई चीज है या कोई चीज नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है कि कोई चीज है भी या नहीं भी है। जैसे दिन और रात की बात थी ना, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन में क्या कहा, दिन है रात भी है, दोनों है। आप ये मत कहिए कि दिन है रात नहीं है, या तो रात कभी नहीं होगी या रात हर टाइम है, कि कोई भी चीज या तो है या नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और जो चीज आप सोच सकते हैं, जो कुछ चीजें आपने देखी है वो है ही, हमेशा है, उनमें यूनिटी है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ इन्होंने यूनिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी की बात करी थी हेराक्लिटस ने। नथिंग सिंपली इज एवरीथिंग बिकम एंड सीज बी, एक चीज जो है वो दूसरे में बदलती जाती है। तो एक चीज जब दूसरे में बदलती जाएगी तो कहीं ना कहीं एक का एग्जिस्टेंस खत्म भी हो सकता है इनके सिद्धांत के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन की जो थ्योरी है उसको इन्होंने दे दिया था। परसेप्शन कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन एन अप्रीहेंसिस ऑफ ट्रूथ, परसेप्शन जो हैं वो सच्चाई को नहीं बदल सकते, रियलिटी को नहीं बदल सकते, रियलिटी सुपीरियर है। और रियलिटी सुपीरियरिटी में उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ यूनाइट है, एक चीज से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, उनमें एक मूल प्रॉपर्टी है। इन्फ्लुएंस और लेगेसी की बात करें तो काफी इन्फ्लुएंस किया इन्होंने, काफी फिलोसोफर्स को किया, इनके कई शिष्य थे इनकी फिलोसॉफी को कंटिन्यू करने वाले, जैसे जीनो ऑफ इलिया, इन्होंने इनकी फिलोसॉफी को काफी आगे बढ़ाया। फिर मिलेसस ऑफ समोस इन्होंने आगे बढ़ाया है। फिर आगे चल के प्लेटो ने इनके बारे में बातचीत की है। प्लेटो ने इनका एक डायलॉग रखा है, डायलॉग में बेसिकली ये बताया गया है कि परमेनिडीज और जीनो आते हैं और सोक्रेटिस को कुछ पढ़ाते हैं। सोक्रेटिस जो कि अपने आप में बहुत ही समझदार और ज्ञानी व्यक्ति थे और बड़े महान फिलोसोफर बन के उभर के आए, तो उस डायलॉग के बारे में लिखा हुआ है प्लेटो ने। फिर अरिस्टोटल ने इनको पढ़ा, तो अरिस्टोटल ने अपने हिसाब से चीजों को देखा। तो परमेनिडीज का जो वर्क है चेंज इज इल्यूजन, जिनमें उन्होंने कहा है कि परिवर्तन एक भ्रम मात्र है, परिवर्तन होता ही नहीं है, ये बात इन्होंने कही। एंड दूसरी बात कही कि ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ हायर एंड ट्रूअल रियलिटी। जो प्लेटो की थ्योरी है जो निकल के आई, इस थ्योरी को आप देखते हैं, थ्योरी प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड इज ओनली ए रिफ्लेक्शन ऑफ हायर एंड ट्रूअर एंड रियलिटी। जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, दृष्टिकोण देखते जाते हैं, जितना ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी धीरे धीरे उस तरह से अच्छा रिफ्लेक्शन आपको चीजों को मिलेगा। अल्टीमेट
पूरा पूरा सच तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जितना सच के करीब जान पाएंगे उतना ही अच्छा है, और उतना ही ज्यादा जान सकते हैं जितना अच्छे आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जितना ज्यादा आप चीजों को जानने का प्रयास करेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म में। उसमें उन्होंने एक वो गुफा वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को अगर जिंदगी भर के लिए गुफा में रख दिया जाए और उसके सामने कठपुतलियों का डांस करे तो उसको वही रियलिटी लगेगी, कठपुतलियों का डांस परछाइयां बने। लेकिन अगर उसे रियल वर्ल्ड में छोड़ दिया जाए अचानक से तो उसके लिए सब लगेगा कि ये कहाँ आ गए। जैसे ट्रूमैन शो नाम की एक मूवी है उस सिद्धांत पे। तो सच्चाई वहां तक ही जाती है जहां तक हमें देखने का मौका मिलता है, जहां तक हम समझ पाते हैं, और एक जीवन काल में पूरी सच्चाई को जानना असंभव है, ये तो आप भी जानते हैं। अल्टीमेट ट्रुथ को जानना। फिर आप इनकी जो फिलोसॉफी है चेंजलेस बीइंग की, इसमें पार्मेनिडीज ने इटर्नल सिंगल ट्रूथ और रेपुटेशन ऑफ रिलेटिविज्म के ऊपर बात करी, और बेसिकली म्यूटेबिलिटी के बारे में। म्यूटेबिलिटी वुड ग्रेटली इन्फ्लुएंस एंड यंग फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड थ्रू हिम एरिस्टोटल। इनको दोनों को ही इनको प्रभावित किया। हालांकि एरिस्टोटल ने अलग तरीके से पार्मेनिडीज की आइडियाज को इंटरप्रेट किया और उन्होंने द रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इथरियल अनप्रोवेबल एंड हायर रेल्म को के सिद्धांत को उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसा ही कोई ऊपर रेल्म है जो कि अनमूव्ड है, इटरनल है, अनप्रूवेबल है, तो उसको आप प्रूव नहीं कर सकते, तो उसको इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम कैसे मान ले। फिर ये भी तो आपकी थ्योरी हुई, अपना ही आपका ओपिनियन हुआ, हम उसको नहीं मानेंगे। एरिस्टोटल ने ऐसा कहा। फिर प्लेटो ने जो इनके बारे में लिखा है, प्लेटो ने लिखा है अपने डायलॉग में, पार्मेनिडीज का जो डायलॉग है प्लेटो का, जिसमें पार्मेनिडीज के बारे में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि पार्मेनिडीज और उनके शिष्य जेनो जो हैं वो एक बार एथेंस आते हैं और यंग सोक्रेटिस को अपनी फिलोसॉफिकल विजडम के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे सोक्रेटिस को एक वाइज क्वेश्चनर के तौर पे दिखाया गया है प्लेटो ने, कि सोक्रेटिस क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब जो है वो पार्मेनिडीज देते हैं, जीनो देते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और पता चलता है कि पार्मेनिडीज का क्या कॉन्सेप्ट था, पार्मेनिडीज की क्या फिलोसॉफी थी। जिस तरीके से उन सवालों का जवाब देते हैं सोक्रेटिस को, उससे बहुत पता चलता है। हालांकि ये ऐसा कभी हुआ था या नहीं कि सोक्रेटिस और पार्मेनिडीज मिले थे, ये तो नहीं पता, लेकिन सोक्रेटिस की विचारधारा और पार्मेनिडीज की विचारधारा के बीच में क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो प्लेटो ने अपने डायलॉग में करवा दी, चाहे वो रियल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो पार्मेनिडीज को आप अगर समझें बहुत ही कम शब्दों में तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि सब कुछ एक ही चीज से बना है, यानी यूनिटी है हर चीज में, जो कि चेंज नहीं होती, चेंजलेस है। और उन्होंने नॉन कॉन्ट्राडिक्शन का सिद्धांत दे दिया। नॉन कॉन्ट्राडिक्शन में उन्होंने कहा कि कोई चीज है या नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ हम पता कर सकते हैं, जो कुछ नहीं है उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक समय पे एक चीज है और आज कल थी आज नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो कल थी वो हमेशा से थी, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगी, ऐसी बात इन्होंने कही थी। तो इस तरह की फिलोसॉफी थी इनकी मेटाफिजिक्स के ऊपर, कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक यूनिटी इन्होंने बता दी और कहा कि हर एक चीज जो है वो चेंजलेस है, अनमूव्ड है। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने एक डिवाइन पावर की जो बात है जो कर दी, वो एक अलग तरीके से करी, डिवाइन फोर्स और उसकी बात करी, जिसको ये कहीं भी अपनी रियलिटी के भी सिद्धांत में समझा नहीं पाए। लेकिन इनका शायद ये मकसद रहा हो कि एक डिवाइन फोर्स, एक डिवाइन गॉडेस के मुंह से और उनके शब्दों में ये चीजों को मैं व्यक्त करूं तो लोगों पे शायद ज्यादा प्रभावशाली रहे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज भी आपको एक्सेस कर सकते हैं अगर आप घर बैठे तैयारी करने के लिए, जिसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और मैं जल्दी ही आपके लिए एक आध सीरीज और लेके आने वाला हूं। तो वो जब सीरीज आएगी तो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाऊंगा बहुत सी चीज़ें, और एप्लीकेशन पे आपको बहुत सी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही आपको अगर कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है। ओके, तो सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ बने रहिए, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।